और 17 मई को लॉकडाउन 3 खत्म हो रहा है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह पूछा जा रहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्या फिर लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर राहत मिलेगी। लेकिन इस बीच आज ये बड़ी खबर आई कि आज रात 8 बजे एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संदेश देने वाले हैं। माना यह जा रहा है कि इस संबोधन में पीएम मोदी लॉकडाउन 4 को लेकर कुछ ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि सभी की नजरें हैं कि 17 मई के बाद क्या। लेकिन इस बीच यह देखने वाली स्थिति है कि तमाम तरह की रियायतें भी दी जा रही हैं। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में अलग अलग इलाकों को बांटा गया है। ट्रेनें आज से कुछ विशेष ट्रेनें जो है स्पेशल ट्रेनें उनका संचालन शुरू हो रहा है। तमाम फ्लाइट्स को भी, डोमेस्टिक फ्लाइट्स को भी शुरू करने की कवायद कहीं ना कहीं खबरें मिल रही हैं कि शुरू हो रही है। इन सब के बीच मेट्रो में भी साफ सफाई का काम चल रहा है और तमाम जो औद्योगिक धंधे हैं, जैसे आज मारुति के मानेसर प्लांट में भी प्रोडक्शन शुरू हो गया। क्या इन सब चीजों में और तेजी लाई जाएगी? इन चीजों को कैसे प्रैक्टिकल तौर पर ग्राउंड पर उतारा जाए, जमीन पर उतार करके इस पर काम किया जाए। और आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। इसको लेकर के अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है ट्वीट करके कि आज रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे देश को संबोधित करेंगे और आप लोग इस संबोधन को जरूर देखें। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी तरफ से ट्वीट किया, तो वहीं सबसे पहले जानकारी पीएमओ की तरफ से आई कि रात को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे। पीएमओ ने ट्वीट करके यह जानकारी दी थी। उसके बाद बीजेपी के भी तमाम ट्विटर हैंडल्स से इसको लेकर के ट्वीट्स किए गए और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसको ट्वीट किया है, इसकी जानकारी दी है। सवाल यही है कि कैसे हर चीज जो है वो बैलेंस बना करके आगे सुचारू रूप से जारी रखा जाए। और न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर अमित कुमार जुड़ चुके हैं मेरे साथ लाइव। अमित, देखिए कई चीजें हैं, तमाम रियायतों की बात की जा रही है, उसके लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं, लॉकडाउन 4 को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बीते 3 दिनों में ही 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं कोरोना के। क्या हो सकता है ऐसे में? अगर आप देखें तो कल अगर जो प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से बात की, उसमें मुख्य तौर से जो सबसे महत्वपूर्ण था, जब प्रेस रिलीज भी जारी हुआ था, उसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी जो माइग्रेंट जो लेबरर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनको लेकर काफ़ी चिंतित हैं कि किस तरह से वो जो फिर से अगर आप देखें तो पिछले 8 से 10 दिनों में लगातार सड़कों पर आपको वो दिखेंगे जो मजदूर और लंबी लंबी दूरी तक घर जाने के लिए सड़क पर निकल चुके हैं। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी चिंता जताई है। संभावना ये जताई जा रही है कि जब आज प्रधानमंत्री देश को 5वीं बार संबोधित करेंगे कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर, तो उसमें लेबरर का प्रवासी मजदूरों का मुद्दा जरूर होगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप देखें जो लॉकडाउन 3 जब बढ़ा था तो प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित नहीं किया था, सीधे सीधे ये जानकारी आ गई थी एमएचए की तरफ से, जो गाइडलाइन आया था कि लॉकडाउन 3 लागू होगा 14 दिन का। लेकिन इस बार अगर देखें तो मुख्यमंत्रियों ने जो बातचीत की उसमें 2-3 बड़ी अहम बातें थी। एक तो कई लोगों ने इस बात को कहा कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए, कम से कम मई के आखिरी तक लॉकडाउन को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो दूसरी तरफ देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था कि जो रेड जोन है उसको लेकर कई मुख्यमंत्रियों ने सवाल खड़े किए और ये उनसे रिक्वेस्ट भी कहा, सुझाव में भी कहा कि पूरे के पूरे जिले, क्योंकि जब जोन में बांटा गया था तो जिले को एक जोन मानकर कहा गया था, रेड, ग्रीन, ऑरेंज करके, तो उसमें यह कहा गया कि जो रेड जोन है पूरे के पूरे जिले को आप जोन मानते हैं, उससे बहुत नुकसान हो रहा है। तो कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह सुझाव दिया कि जो कंटेनमेंट जोन है, जो कि हॉटस्पॉट है उस जिले में, सिर्फ उसको रेड जोन माना जाए, बाकी जिलों में काम करने की, आर्थिक गतिविधियों की इजाजत दी जाए। ये बात प्रमुखता से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी कही। इसके अलावा हालांकि 2 तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे राज्यों ने यह बात कही कि रेलवे को नहीं चलानी चाहिए, तो वहीं बंगाल जैसे और केरल जैसे सीएम ने यह भी कहा कि जब इतनी छूट हो गई तो लॉकडाउन खत्म होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियों को कैसे बढ़ावा देना है उस पर रहेगा फोकस प्रधानमंत्री को। दूसरी चीज कि 2 गज दूरी जो एक नारा दिया था प्रधानमंत्री ने, तो वो कंटिन्यू रखना है। हम आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही साथ जो 2 गज दूरी है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है तमाम छूट के साथ, उस पर फोकस करना है। प्रधानमंत्री ने कल एक और बात कही थी कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण का मामला ना बढ़े, किसी तरह से वहां पर रोका जाए, ये एक अहम चीज है। और जन से जग तक का नारा उन्होंने दिया है कि जो अपने देश की जनता है, जन है, उनको तो बचाव कर रखना है, लेकिन अपने जो आर्थिक चीजें हैं उनको भी आगे बढ़ाना है। तो मुझे लगता है उनका जो फोकस एरिया होगा इसी तरफ की तमाम कई तरह के कयास तो लगाए जा रहे हैं।
लेकिन इन सब के बीच मेरे साथ कुछ और सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वहीं दिल्ली से प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रशांत, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा भूपेंद्र आपसे जानना चाहूंगा कि अहमदाबाद में क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए वहां पर स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं, अहमदाबाद सुपर हॉटस्पॉट बन करके उभर गया है। तो क्या कयास है, क्या वहां पर लॉकडाउन बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, इसको लेकर के बातचीत हो रही है? बिल्कुल, देखिए यहाँ स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है और जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो निस्संदेह चिंताजनक है और इसलिए किस तरह से सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ा जा सकता है, इन तमाम चीजों पर विचार किया जा रहा है। मैं अगर महानगर पालिका की बात करूं, खास करके अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, जहां पर इसका बहुत ज्यादा फैलाव है, वहां पर किस तरह से जो ग्रोसरीज हैं, बाकी की चीजें जो जीवन जरूरी की है, उन्हें किस तरह से लोगों तक मुहैया कराई जाए, क्योंकि 15 तारीख तक तो दूध और मेडिकल सेवाओं के अलावा सब कुछ बंद रखा गया है। तो उसके बाद किस तरह से आगे की रणनीति होगी, तो ये तैयार किया गया है कि जितने भी वेंडर्स हैं उनका पहले स्क्रीनिंग होगा, उनको हेल्थ कार्ड दिया जाएगा जो 1 हफ्ते तक खाली रहेगा, उसके बाद वो सेवाएं देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। ऐसे तमाम ग्रोसरीज जो है 17,000 के आसपास जो है पूरे वेंडर्स और दुकानें और सब चिन्हित कर लिया गया है। एक रणनीति ये तैयार कर ली गई है। दूसरी, अहमदाबाद के बाहर क्योंकि अहमदाबाद में इसका फैलाव बहुत ज्यादा है, अहमदाबाद के जो आउटर एरियाज है उसमें औद्योगिक इकाइयां जो है उनको कितनी ज्यादा छूट दी जा सकती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वो किस तरह से अपना काम कर सकते हैं, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है और इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपनी बात जो है प्रधानमंत्री के सामने रखी है। दूसरी बात, मजदूरों का जो पलायन हो रहा है वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि अगर औद्योगिक इकाइयां शुरू होती हैं तो काम करने वाले कहां से आएंगे। तो अब देखा ये जा रहा है कि जो मजदूर पलायन कर रहे हैं उनको अलग अलग जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपने तरीके से रोकने की भी, समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं और बार बार ये बात यहाँ पर कही जा रही है। आरोग्य सचिव जब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आंकड़ों को लेकर, कोरोना की स्थिति को लेकर, तब ये कहा जाता है कि कोरोना के साथ भी जीना सीखना होगा, जो निस्संदेह एक साफ संकेत है कि आपको इन तमाम चीजों के बीच रहते हुए आगे बढ़ना होगा। ये स्थिति है। लेकिन प्रशांत, दिल्ली में तो अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लोगों से सुझाव मांग रहे थे, कह रहे थे कि क्या लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए या नहीं, आप सुझाव दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 मई तक राज्य के जो तमाम मुख्यमंत्री हैं उनसे सुझाव मांगे हैं। ऐसे में आज के संबोधन में क्या अहम हो सकता है? जी प्रशांत। जी एक बार सवाल दोहराएं प्लीज। जी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो कुछ देर पहले ही सुझाव मांग रहे थे लोगों से कि बढ़ाना चाहिए लॉकडाउन या नहीं, और प्रधानमंत्री ने भी कल जो है मुख्यमंत्रियों की बैठक में सुझाव मांगे हैं तमाम मुख्यमंत्रियों से 15 मई तक कि क्या करना चाहिए, आगे किस तरह से बढ़ना चाहिए। तो आज के संबोधन में क्या हो सकता है? देखिए, संबोधन में तो जाहिर सी बात है यही होगा कि जो लग रही है स्थिति की लॉकडाउन भी चलेगा और साथ साथ ये चीजें भी चलेंगी, मतलब राहत के साथ लॉकडाउन चलेगा और उसको किस तरीके से चलाना है इसकी एक शायद नई रणनीति के तहत, नई गाइडलाइंस के तहत प्रधानमंत्री कुछ सुझाव दें, क्योंकि जीवन चलना भी बहुत जरूरी है और उसके लिए जो तमाम गतिविधियां हैं उसका चलना ही बहुत जरूरी है। लेकिन क्या जो लॉकडाउन की जो गाइडलाइंस हैं, जो पैरामीटर्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो जमीन पर हकीकत के तौर पे पूरी हो पा रही हैं? लॉकडाउन के जो गाइडलाइन है, जो नियम कानून है, वाकई वो पूरे हो पा रहे हैं? अगर अभी देखा जाए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास हूं मैं, यहाँ बहुत से लोग ई टिकट के जरिए आज अपनी यात्रा करने के लिए निकले हुए हैं। तो लेकिन ये तमाम ऐसे लोग हैं जो स्क्रीन करके जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स पूरे इन्होंने किए हुए हैं, लेकिन इनमें कोई कैरियर है या नहीं है इसकी पहचान नहीं है। जब ये अपने राज्य में जाएंगे उसके बाद वो क्वारंटीन होंगे या उनमें कोई ऐसे लक्षण होंगे तो वहाँ कुछ पता चलेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो खतरा है वो खतरे के साथ यात्रा करने की मजबूरी है। हालांकि इसीलिए जो नॉर्म्स दिए गए हैं, चाहे वो आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना, डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, मास्क लगाना, ये तमाम चीजें हिदायतें हैं। एक तरफ कहीं ना कहीं राष्ट्रीय संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के तमाम तरह की बातें वो कर सकते हैं, तो वहीं क्या ग्राउंड पर ये नजर आएगा, ये अपने आप में अहम सवाल है जरूर प्रशांत। लेकिन जरा लखनऊ चलते हैं, वहां से मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। मानस, लखनऊ में किस तरह की कहीं ना कहीं कयास लगाए
बताए जा रहे हैं। क्या अंदाजा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में क्या हो सकता है? क्या यह माना जाए कि लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, सिर्फ जो एहतियात हैं वो ही बरतने की बात की जाएगी, या फिर लॉकडाउन के साथ साथ कुछ रियायतें यही चलेंगी? देखिए, कल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, उत्तर प्रदेश भी उसमें एक राज्य था। लेकिन अब आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों से जो एक पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा उत्तर प्रदेश सरकार का, कि वो इस बात को लगातार बल दे रही है कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों को शुरू किया जाए, जो नियम और कानून जो बनाए गए हैं उनको फॉलो करते हुए, उनका पालन करते हुए। आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों से लगातार छोटे उद्योगों को प्रमोट करने के लिए कवायद की जा रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि लॉकडाउन भी चलता रहेगा, लेकिन साथ में आर्थिक गतिविधियां भी वो जारी रहेंगी। उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको बताएं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया कि जो भी छोटे उद्योग हैं उनको 100 दिनों में वो आए, यहां पर रोजगार अपना उद्योग लगाएं, लोगों को रोजगार दे, उत्पादन शुरू करें। 1000 दिन पूरे होते होते जब अंतिम 100 दिन बचेंगे, उस वक्त तक सरकार बगैर कुछ किए आपको एनओसी दे देगी। यानी आप पहले आ जाइए, जो प्रक्रिया है वो बाद में शुरू होती रहेगी या बाद में उसका काम होता रहेगा, जो भी फॉर्मेलिटीज होती है। तो पूरा फोकस इस बात पे है कि उद्योग धंधे चलाए जाएं, उद्योग शुरू हो, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है उसमें कामकाज चालू हो, जो जरूरी है उनकी सेवाएं भी जारी रहे, निजी कार्यालय भी खुलते रहे। तो लॉकडाउन के साथ साथ जिंदगी भी चलती रहे, अर्थव्यवस्था भी पटरी पर चलती रहे, इसको लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर प्रधानमंत्री का संबोधन होता है और उसमें कुछ गाइडलाइंस जारी होती है तो उसमें निश्चित तौर पर यह होगा जरूर कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं यानी वो चलती रहे, जिंदगी भी पटरी से ना उतरने पाए, और जो लॉकडाउन के जो नियम है वो भी फॉलो किए जाते रहे। क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा मजदूर वापस आए हैं, जो गए थे, अब वो उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, लाखों की तादाद है उनकी, अब उनको रोजगार चाहिए। तो वो रोजगार कहां से आएंगे? वो रोजगार तभी आएंगे जब उत्तर प्रदेश में जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो अपना कामकाज शुरू करें, या जो कृषि से जुड़े हुए उद्योग हैं वो अपना कामकाज शुरू करें। तो ये बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि सरकार तमाम नियमों में ढील देते हुए इन जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, व्यावसायिक गतिविधियां हैं, उनको चालू रखेगी। और साथ में जो लॉकडाउन के जो नियम ये तो लेकिन कहीं ना कहीं देखिए उत्तर प्रदेश के हालात के हिसाब से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पे क्या बोलेंगे। लेकिन सौरभ भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं पटना से, मेरे सहयोगी। सौरभ, क्या लगता है, क्योंकि कल अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं लॉकडाउन बढ़ाए रखने को लेकर के उसकी वकालत की, उसके ऊपर बात रखी कि बढ़ना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, बिहार की स्थिति पर जो वो अपनी बात रख रहे थे, तो बता रहे थे कि कैसे तमाम लोग जो है बाहर से आ रहे हैं, उनके अंदर कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं वो राज्य के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में आज क्या लग रहा है कि इन चीजों का भी कहीं ना कहीं जहन में तो होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीजों को भी लेकर के ही बात रखेंगे? कल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ, नीतीश कुमार ने कहा था कि जो लॉकडाउन का पीरियड है वह 31 मार्च तक बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने इसके पीछे तर्क भी दिया था। उन्होंने कहा था कि हजारों की संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं वह रोज बिहार आ रहे हैं, ऐसे में जरूरत है उनकी अच्छे से मेडिकल जांच करने की और उनकी स्कैनिंग करने की। निश्चित रूप से यह तभी हो पाएगा जब राज्य सरकार के पास समय रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर लॉकडाउन 1 की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, लॉकडाउन 1 जो 21 दिनों का था उसमें मात्र 60 जो कोरोना मरीज थे वह बिहार में सामने आए थे। लेकिन उसके बाद बिहार में कोरोना मरीज की संख्या लगातार और काफी तेजी से बढ़ रही है। अगर 10 दिनों की बात करें तो पिछले 10 दिनों से कोरोना मरीज बिहार में काफी तेजी से, एक तरीके से कहें तो जो कोरोना मरीज की संख्या हुआ काफी तेजी से बढ़ा है। तो निश्चित रूप से बिहार सरकार की चिंता प्रवासी मजदूर हैं जो हजारों की संख्या में। मैं आ रहा हूं सौरभ आपके पास इस वक्त।